आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BA सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर का बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस पेपर 1, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है। साथ में जो है अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों का GS का जो है और छोर कहीं नहीं है। GS और GK हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, चाहे वो GD के एग्ज़ाम हो या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, वो हर एग्ज़ाम में आप लोगों का इक्वली पूछता है। थोड़ा सा लेवल आप लोगों का हाई लो हो सकता है, लेकिन जो है आज का लेवल आप लोग देख ही रहे हैं, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा इस प्रैक्टिस पेपर में दे दिया गया है, वैसे ही प्रश्न। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो गोदी यानी कि बंदरगाह या डॉकयार्ड उसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रमाण मौजूद है लोथल में, ठीक है, लोथल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन जब हो रहा था उस टाइम, आपको यहाँ पे बता दें कि उस टाइम था सती प्रथा का उन्मूलन के समय जो था वो बेंटिक था, ठीक है, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इतनी याद रखिएगा। और कार्नवालिस जो है स्थायी भू बंदोबस्त, ये सही है। वेलेस्ली सहायक संधि के समय था, सहायक संधि वेलेस्ली के समय हुआ था, ये सही है। विलियम बेंटिक के समय रेगुलेटिंग एक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि विलियम बेंटिक के समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित नहीं हुआ था, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस टाइम कौन था? आप लोग कमेंट में बताइए इसको, ठीक है, कमेंट में बताइए इसको कि 1773 में कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है, कौन सा गवर्नर था। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च 1942 को। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं गांधी इरविन समझौता को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, ठीक है, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है अलग अलग कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया है 2016 में, ठीक है, 2016 में अंतिम वर्ष था जब रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो किसान आंदोलन का नेता 1919-1920 के दौरान कौन था? तो ये था स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी क्या बोले यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है, स्वामी विद्यानंद, विवेकानंद ही विद्यानंद थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसकी समुद्री मार्ग की खोज की थी? ठीक है, किसकी? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत की, ठीक है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी घटना है? तो वो है राष्ट्रसंघ का गठन। राष्ट्रसंघ का गठन जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ठीक है। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, ये तीनों था, लेकिन राष्ट्रसंघ का गठन जो है इसका परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है कि पीपल्स वार ग्रुप जो है संबंधित है किससे? तो पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से, नक्सलवाद से संबंधित है पीपल्स वार ग्रुप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा किस ईस्वी को अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था ऑप्शन नंबर डी
26 नवंबर 1949 को। अगर लागू के बारे में पूछता है, अगर कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन कब अपनाया गया था, तो ये होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट थोड़ा लाइट कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया। ऐसे भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया। किस संविधान से अपनाया था, तो ये अपनाया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया था। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार। फ्रांस के संविधान से क्या अपनाया था, ठीक है, और ब्रिटेन के संविधान से, ये आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से आप लोग को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है ये वर्ड लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से आप लोगों को बता दें कि ब्रिटेन के संविधान से जो है ये क्या बोलते हैं, आप लोगों को इसको कमेंट में इसको बताना है, और कुछ लिया गया था फ्रांस से कि नहीं लिया गया था। और ब्रिटेन के संविधान से आप लोगों को बताएं कि ये लिया गया था। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल और संघात्मक विशेषता जो है, संविधान का क्या बोलते हैं, कार्यात्मक विशेषताएं, ये सभी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संघात्मक विशेषता अगर कहेगा तो ये कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा संघात्मक विशेषता कहेगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। किस विषय पर, तो समवर्ती सूची विषय पर। सिंपल सी बात है, समवर्ती सूची विषय पर। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है। कौन सा युग्म, तो अनुच्छेद 17 में क्या है सही है कि कानून के समक्ष समानता होगा। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 17 में नहीं है। ठीक है, ये 14 में है, अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 15 कह रहा है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, क्या ये सही है, तो ये भी नहीं, ये सही नहीं है। राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव का जो है नहीं करेगा, ये जो है अनुच्छेद क्या है, देखिए ये गलत है। ठीक है, राज्य द्वारा कह रहा है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, यानी कि राज्य किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करेगा। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान जो भी होता है उसमें भेदभाव नहीं करेगा, तो ये सही कह रहा है। बाकी देखिए तीसरा आपको कह रहा है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये गलत है, क्योंकि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर 14 में नहीं है। 14 में है कि राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या क्षेत्र या भारत के क्षेत्र के कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं, यानी कि कानून के समक्ष समानता जो है 14 में आप लोगों को बताया है, वही यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। तो जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो ये करेगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। इसको रखिएगा ध्यान में। ठीक है, चलिए, और कांग्रेस अधिक सीटें जीतने वाली सरकार बनी थी। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पंचायत समिति के सदस्य जो है 5 वर्ष के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय 19 प्रश्न है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम का उद्घाटन किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस ईस्वी में अस्तित्व में आया, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था, ये आया था सितंबर 1872 में। सितंबर 1872 में अस्तित्व में आया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो ये आपको हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह आपको यहाँ पे पृथ्वी के आकार और ग्रह द्रव्यमान के समान है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो सभी को पता है। लावणी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। अब कथक कहेगा तो उत्तर प्रदेश का है कथक, या उत्तर भारत भी कहीं कहीं देता है। सिक्किम में क्या है, सिक्किम में है, आपको बता दें कि सिक्किम में यहाँ पे यहाँ पे तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु में कथकली,
केरल में हो जाएगा। और तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में है, आपको बता दें। सो सिक्किम है। सिक्किम में आप लोगों को सिक्किम में उतना लोक नृत्य नहीं पूछता है, लेकिन तमिलनाडु में भरतनाट्यम याद रखना है। भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या लगभग 8 है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो ये है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में लगभग 85% जो है कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर अगर पूछेगा तो ये है आपका प्रशांत महासागर, गहरा महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो भूबद्ध राज्य कौन सा है? यानी कि किसी भी उस राज्य की सीमा किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी समुद्री तट से नहीं लगता है, तो वो है बिहार। ठीक है, बिहार एक भूबद्ध राज्य है और इसकी सीमा किसी भी समुद्र की ओर से नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी, और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, सॉरी दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं, और वृद्ध गंगा कहेगा तो गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी पर हुआ है हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र होना चाहिए, सार्वजनिक सर्वाधिक क्षेत्र में। तो ये होगा, आपको बता दें कि 24.4% जो है भूभाग पर वन जो है स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और भी क्या कहते हैं? झूम कृषि को और क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा दहिया कहते हैं झूम कृषि को। मध्य प्रदेश में जो खेती होता है झूम खेती, उसको और दहिया के भी नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो ये आपको हो जाएगा चावल, गेहूं और दलहन और मोटा अनाज। ठीक है, ये आपको फल को नहीं है, फल नहीं होगा, चावल गेहूं दलहन मोटा अनाज ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है? तो लगभग यहाँ पे एक मिनट, सबसे घनत्व सबसे कम कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो पूर्ण परिवर्तनशीलता की अगर बात कहेगा तो अगला इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को। 19 अगस्त 1994 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस हो जाएगा देवास में। ठीक है, देवास में स्थित है। नेक्स्ट है कि समुराई योद्धा वर्ग क्या है? समुराई योद्धा वर्ग कहाँ का है? तो ये हो जाएगा जापान का। ठीक है, जापान का। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया है? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया है? एक मिनट, तो इसका आविष्कार किया है जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स ने किया है 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया है, और जिससे सूती धागे की मात्रा बढ़ सकती है इस वजह से किया है। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? अगर आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप इसको जो है 0.75 या 0.25 के आप लोग एक्सेस से देख सकते हैं, स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं कि इसको जो है थोड़ा कम टाइम में मैनेज करते हो, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, लगभग 80 क्वेश्चन करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा कम टाइम में ही क्वेश्चन देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग वीडियो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप
उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है युग्मनज, युग्मनज कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या? तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है दांतों और हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस का कार्य क्या है? तो पीत रस का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण, ठीक है, वसा का एमल्सीकरण होता है पीत रस का कार्य। देखिए यकृत से है, जो पीत जो स्रावित होता है यकृत से होता है, और जमा कहाँ होता है? पिताशय में, तो इसको आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। पिताशय में जमा होता है और स्रावित होता है यकृत से, ठीक है। और ये जो है एक थैली में संग्रहित होता है, पीत जब स्रावित होता है तो एक थैली में संग्रहित होता है, और पीत रस जो है वसा पाचन में महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हृदय घात, ठीक है, हृदय घात कहते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए हृदय घात नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंजीना पेक्टोरिस। हृदय घात तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है हृदय में। कह के देता है कि जब हृदय में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके बाद जो होता है उसको हृदय घात कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लक्षण दिखाई देता है जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, तो एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट जो है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड के द्वारा होने वाला रोग है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस नीमाटोड के द्वारा होता है। कीट निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है? किससे संबंधित है? कीट जो है किससे संबंधित है? तो ये होगा एनेलिडा से है, एनेलिडा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके ही प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? सभी को पता है नाइट्रोजन, कितना? 78%, ठीक है। सयांता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? सयांता गुणांक का बीमा सूत्र हो जाएगा M1 L इनवर्स T इनवर्स, ठीक है, M1 L इनवर्स T इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। चलिए अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो ये होता है विश्राम जड़त्व, ठीक है, विश्राम जड़त्व। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? कोई ऊर्जा जो भंडारित है वो कहलाती है विभव ऊर्जा, ठीक है, विभव ऊर्जा। भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप आते हैं टेक्टोनिक विवर्तनिक से, ठीक है, यानी कि टेक्टोनिक भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर होते हैं और उनके घर्षण के कारण आते हैं, यानी कि विवर्तनिकता के कारण आते हैं। सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? सोनार में होती हैं पराध्वनि तरंगे, पराध्वनि तरंगे। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा क्षमता कहते हैं। नहीं, यहाँ पे ऊर्जा क्षमता नहीं, विशिष्ट ऊष्माधारिता होगा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। किस कारण से आकाश का रंग नीला होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन, ठीक है, श्रृंखला बंधन। लोहे की कील, लोहे की क्या यार करे? हाँ जो फोन कले से बलावती कुल सब जुट गल है कनो की गोइल बिया पहन लो, ये नहीं किया। अच्छा चलो आओ तनी जो जल्दी ठीक। की आई ला कबे आई कती मम्मा चले के अब दीदी गया सर जाई है बाद में और ये बन का क्या जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ, 1 मिनट, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अगला प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है
ठीक है। श्रृंखला बंधन कहते हैं तारों को जोड़ने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रहा है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर आपका घटेगा, ठीक है। जब लोहे की तीली को हटा देंगे तो पानी का स्तर थोड़ा सा घट जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने कि वह तत्व कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, और परमाणु भार जो है समान होता है। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के द्वारा विकिरित जो ऊर्जा होती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा बनती है किस कारण बनती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण बनती है, ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? समूह 18 के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है, अक्रिय तत्व, ठीक है। और इसमें जो है लगभग कुछ तत्व हैं जो आपको बता दिया जा रहा है कि हीलियम है, हीलियम, ठीक है, हीलियम है, ठीक है। और हो जाएगा आपको हीलियम, नियॉन हो जाएगा, नियॉन के बाद हो जाएगा आपका आर्गन, ठीक है, आर्गन, और क्रिप्टॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन हो जाएगा, जिनॉन, और रेडॉन, ठीक है, रेडॉन हो जाएगा। ये कुछ आप लोगों का तत्व है, रेडॉन, जिनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु जो है पाया जाता है? तो वो होता है कैल्शियम, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मीथेन के अणु में क्या होता है? तो मीथेन के अणु में होता है, मीथेन के अणु में केवल एकल आबंध होता है, ठीक है, सिर्फ एकल आबंध होता है मीथेन के अणु में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन कौन सा है, आइए देखते हैं। तो ऑक्सीजन अणु में एकल सह संयोजी आबंध है, सही है, नहीं, एक मिनट, ऑक्सीजन अणु में एकल सह संयोजी आबंध है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये एकल नहीं होता है। ऑक्सीजन में जो होता है वो 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, तो ये कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और H2S सहसंयोजी यौगिक है, तो H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये कह रहा है, तो ये सही है। और CO2 और CaO दोनों आयनिक यौगिक है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल हो जाएगा कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है? तो हेनरी बैकुरल ने किया है रेडियोधर्मिता की खोज। अगला प्रश्न है कि जब एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है? तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो कौन सा शहर जो है ये हो जाएगा गया, पटना, भागलपुर और बोधगया में से कौन है? तो ये हो जाएगा, आपको बता दें कि ये आप लोगों को उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि PM मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, कब करेंगे? तो ये आपको डेट दिया गया है, तो डेट आप लोगों को याद रखना है। 2023 में ही 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, आपको बता दें कि ये स्थित है माउंट आबू में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो लोकपाल विधेयक आया था 1968 में। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसको मानते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटरों का जनक मानते हैं एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 12, ठीक है।
नेक्स्ट है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर सी 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ये हो जाएगा, आपको बता दें, ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। और जो है इसकी स्थापना 1959 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में। ठीक है, 18 मई 1974 में। और इसका परीक्षण जो है स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, एक मिनट, स्माइलिंग बुद्धा कूट नाम से जो है राजस्थान के पोखरण में किया गया था और परमाणु शक्ति देश बन गया था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही है, क्या सही है? तो ये तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ये सही है। ठीक है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। बाकी जब हटाया जाता है किसको तो भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर डिट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थित है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो ने शुरू किया था। कब किया था? 1828 में शुरू किया। ठीक है, 1828 में शुरू किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। और ये जो है ये प्रथम प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरेजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के। ठीक है, नेक्स्ट है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार जो है ये हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा हैदराबाद में और 1591 में स्थित था। ठीक है, 1591 में इसकी स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था। और भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। ठीक है, स्मारक भी है और मस्जिद भी है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ये सबसे ज़्यादा स्मारकों की सूची में, मान्यता प्राप्त स्मारकों की सूची में जो है चार मीनार स्थित है हैदराबाद में और इसकी स्थापना 1591 में हुआ था। इसी के साथ ही आप लोग 85 क्वेश्चन जो है खान सर की बुक से कंप्लीट होता है और आप लोग आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।